एक बार रामपुर नाम का कस्बा था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। वो एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जिंदगी बसर करते थे। एक रोज बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर अम्मू जान, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी तुम रोवो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियां हैं तो वो भी उसे हासिल होकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेकर जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं। शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दे। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की खातून रहती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती है और वक्त पर पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेकर वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंक कर वो कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धोकर सुखाकर प्रेस कर ले आना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक दरिया के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब अब्बू जान से मैं क्या कहूँगी? हे ऊपर वाले, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, ऊपर वाले ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर दरिया के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस दरिया में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे बददुआ से आजाद कर दिया। मैं एक परी थी, बददुआ की वजह से मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था। परी उसी रेत के घर को बड़े जादुई रेत के घर में तब्दील कर देती है और वो घर काफी मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, लेकिन याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता बड़े से उस जादुई रेत के घर को हुक्म देती है, मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर के पास ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके अब्बू हैरान होकर उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस बड़े से रेत के जादुई घर और उस परी के मुतालिक अपने वालिद को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बेइंतहा खुश होता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम दोबारा शुरू करते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं। और एक रोज, अब्बू जान, मैं बेहद खुश हूँ। अब सिर्फ हमारे ही नहीं, दूसरे कस्बे के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इसी तरह बिना गुरूर के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई कस्बे वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। क्या बात है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी बीवी हामिला है, उसका आखिरी माह चल रहा है। उसे लेकर पुल पार करके डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कस्बे वालों ने पुल का रास्ता बंद कर दिया है। अब मैं उसे कैसे ले जाऊं डॉक्टर के यहाँ?
वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के करीब जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। अब नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका अब तुम जाओ और कस्बा लौटकर खुशखबरी सुनाना। इस बात का इल्म कस्बे में सबको हो जाता है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से नीता और किशन ने कस्बे वालों की मदद की। सभी लोग उन दोनों का बहुत एहतराम करने लगते हैं। एक रोज उसकी मालकिन माही, जो कुछ रोज के लिए कस्बे से बाहर गई थी, जब वो वापस आती है तो उस घर के मुतालिक सुनती है, बस इन दोनों की तारीफ ही सुन रही हूँ, अब तो मेरे कान पक गए हैं, इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के बड़े जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का हुक्म देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ गलत किया और आज भी हसद से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, लेकिन तुम इतनी नेक दिल हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे अब्बू जान कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं और उस रेत के बड़े जादुई घर में रहते हैं। एक बार रामपुर नाम का कस्बा था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। वो एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जिंदगी बसर करते थे। एक रोज बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर अम्मू जान, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी तुम रोवो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियां हैं तो वो भी उसे हासिल होकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेकर जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं, शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दे। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की खातून रहती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती है और वक्त पर पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेकर वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंक कर वो कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धोकर सुखाकर प्रेस कर ले आना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक दरिया के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब अब्बू जान से मैं क्या कहूँगी? हे ऊपर वाले, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, ऊपर वाले ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर दरिया के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस दरिया में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे बददुआ से आजाद कर दिया। मैं एक परी थी, बददुआ की वजह से मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था,
परी उसी रेत के घर को बड़े जादुई रेत के घर में तब्दील कर देती है और वो घर काफी मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, लेकिन याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता बड़े से उस जादुई रेत के घर को हुक्म देती है, मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर के पास ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके अब्बू हैरान होकर उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस बड़े से रेत के जादुई घर और उस परी के मुतालिक अपने वालिद को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बेइंतहा खुश होता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम दोबारा शुरू करते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं। और एक रोज, अब्बू जान, मैं बेहद खुश हूँ। अब सिर्फ हमारे ही नहीं, दूसरे कस्बे के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इसी तरह बिना गुरूर के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई कस्बे वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। क्या बात है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी बीवी हामिला है, उसका आखिरी माह चल रहा है। उसे लेकर पुल पार करके डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कस्बे वालों ने पुल का रास्ता बंद कर दिया है। अब मैं उसे कैसे ले जाऊं डॉक्टर के यहाँ? वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के करीब जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। अब नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका, अब तुम जाओ और कस्बा लौटकर खुशखबरी सुनाना। इस बात का इल्म कस्बे में सबको हो जाता है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से नीता और किशन ने कस्बे वालों की मदद की। सभी लोग उन दोनों का बहुत एहतराम करने लगते हैं। एक रोज उसकी मालकिन माही, जो कुछ रोज के लिए कस्बे से बाहर गई थी, जब वो वापस आती है तो उस घर के मुतालिक सुनती है, बस इन दोनों की तारीफ ही सुन रही हूँ, अब तो मेरे कान पक गए हैं, इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के बड़े जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का हुक्म देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ गलत किया और आज भी हसद से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, लेकिन तुम इतनी नेक दिल हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे अब्बू जान कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं और उस रेत के बड़े जादुई घर में रहते हैं।